हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना ब्रजेंद्र सर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम एक और फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूं कि कम से कम आप 14 मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे भाई 60 से 70% क्वेश्चन आपके एज इट इज मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर ज्यादा से ज्यादा अनसॉल्व पेपर अब इस टाइम आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। और सारे अनसॉल्व पेपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहां से आप सारे अनसॉल्व पेपर आप पढ़ते रहिए, रिवाइज मारते रहिए भाई। डेरिवेशन का, न्यूमेरिकल्स का, अनसॉल्व पेपर का रिवाइज करते रहिए। बस जितना अब तक आपने पढ़ा है उसी का मेरे भाई क्या करें, रिवाइज करते रहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने मॉडल पेपर पे, अनसॉल्व पेपर पे। जो हमारा अनसॉल्व पेपर है मेरे भाई है सेट 2 लिया गया है, और भी सेट मैंने करा दिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो हमारे पास पहला जो जो सेट है हमारे पास, उसका नाम क्या है भाई? सेट का नाम है 346 जीटी, मतलब जे जीटी। खंड आ में क्या है, पहला प्रश्न देखें, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है 80 न्यूटन का है। ठीक है, कार्य करता है। जब इन आवेशों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो विद्युत बल 8, तो विद्युत बल क्या हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो परावैद्युतांक क्या होता है? तो सीधी सी बात है भैया, इसको आराम से ऐसे लगा दो, साइड में हम लगा देते हैं। तो माध्यम में बल दिया है, देखो माध्यम में जो बल दिया है तो एफएम कह देते हैं, वो दिया है 8 न्यूटन। ठीक है सर। जो वायु में बल दिया है वो एयर कहते हैं, 80 न्यूटन दिया है। ठीक है सर। हमसे पूछ रहा है के का मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं के बराबर होता है एफ ए अपान एफ एम। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो अनुपात है वो परावर्तकांक के कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों का मान रख देते हैं मेरे भाई, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 8, और काट देंगे तो मेरे भाई 10 आपका क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। तो आपका सही जवाब मेरे भाई क्या है, 10 है। 10 दूसरा ऑप्शन आपका क्या है मेरे भाई, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइड में मैं सबको सॉल्व करते चलूंगा मेरे भाई। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है, 2He4 है प्लस 7N14 साइन ऑफ एरो, एक यौगिक बन रहा है ऑक्सीजन O17 और 8। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। यहाँ पे ये 2 और ये कितना हो गया, 9 हो गया, जबकि यहाँ पर कितना है, केवल 8 है, मतलब एक और बाकी है। यहाँ पे 14 4 18 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे है 17, तो मतलब जो x है वो x पे ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। अब देखो बैलेंस हो गया, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। यानी पे यहाँ पे ऑप्शन जो मेरा मेरे भाई सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही जवाब है, सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है मेरे भाई? अब तीसरी सवाल देखो, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब देखो तीसरी सवाल इसमें है, देखो तीसरी, देखो तीसरी क्या है, एक गा, एक गा के तीसरी, मतलब एक गा मतलब तीसरी। कह रहा है कि हाइड्रोजन, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का अंतर होता है। इसको तो भाई याद भी रखना है। फिलहाल मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं, पर इसको याद रखना। दो क्रमिक कक्षाओं का अंतर पूछे या दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का अंतर का कोणीय संवेग पूछे, तो भाई एच अपान 2 पाई होता है। सर कैसे होता है, तो यही बताना है तुम्हें। तो देखो भैया, हमें पता है एनवी कक्षा, हम इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। एनवी कक्षा, एनवी कक्षा के लिए जो होता है अपना कोणीय संवेग एल एन बोलते हैं, ये होता है एन एच अपान 2 पाई होता है। ये एनवी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या एन है। अगर कहा जाए एन प्लस वनवी, एन प्लस वनवी कक्षा, एन प्लस वनवी कक्षा अगर पूछा जाए तो भाई हमें तो एक कक्षा आगे जाना है। एन प्लस वन हो जाएगा, जहां जहां एन है वहां पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एच हो जाएगा, अपान क्या होगा, 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है सर। इनका हमें क्या निकालना, अंतर। तो अंतर निकालना है तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। डेल्टा एल बराबर हो जाएगा कि आपका एल एन प्लस वन माइनस एन एन। ठीक है, दोनों का मान भर दो भैया। एन प्लस वन एच हो जाएगा अपान 2 पाई, और माइनस क्या होगा, एन एच
अपॉन 2 पाई। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? h अपॉन 2 पाई दोनों में कॉमन है। यस सर। अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1 माइनस n, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा? h अपॉन 2 पाई। तो आपका सही जवाब क्या है मेरे भाई? सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? सही जवाब। इसको आपको याद रखना है। देखो भैया 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने क्या है कि एक अल्फा कण प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन है? तो भैया ये सीधी सी बात है, ये ऑप्शन नंबर आपका कूलाम बल है। क्योंकि जब अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से टकरा के जब पार करता है तो कम से कम 8,000 या 20,000 में से एक अल्फा कण क्या है, टकरा के वापस आ जाता है। आप वहां से बता सकते हैं, है ना? तो परमाणु से टकरा के आ जाए, इसका मतलब रिपल्सन होता है। तो कूलाम बल भी क्या है? रिपल्सन है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो कूलाम बल के अंतर्गत ही प्रतिकर्षण बल आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है कि आपको कूलामी बल आपका सही जवाब है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरणों की आवृत्ति की परास। देखो चैप्टर नंबर 8 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, एक ट्रिक से मैंने सभी तरंगों की तरंग दैर्ध्य बताई है और सभी तरंगों की आवृत्ति बताई। वहां से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। जो इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है। किसकी? परावैंगनी किरण की, परावैंगनी विकिरण की या तरंग की या किरण की क्या होती है? आवृत्ति होती है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है सर। अब देखो आपके पास ये सवाल, देखो अब ये सवाल तुम्हारे लिए थोड़ी सी नई हो सकती। क्या है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर 5.5 अंश का कोण बना रहा है। यानी जो थीटा हमारा दिया है, ये जो थीटा हमारा दिया है 5 अंश है, इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर पर फोकस दूरी को उत्तल लेंस बनाता है। प्रतिबिंब का व्यास निकालना है भाई, व्यास। प्रतिबिंब का क्या निकालना है? व्यास, साइज निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से हमारा कौन सा भैया, एक कच्चा है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ऑप्शनल क्वेश्चन हम 100-200 क्वेश्चन लाने वाले बहुत जल्दी। अब यहाँ पे देखो भाई, थीटा हमारा दिया है कितना? थीटा कितना दिया है? 0.05 अंश। इसको रेडियन में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पाई/180 से गुणा कर देंगे। अगर हमें क्या निकालना है, एफ दिया है, आवृत्ति भी दी गई है इसकी कितनी? आवृत्ति इसके सॉरी 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 ठीक है, एफ यानी फोकस दिया है। फोकस कितना दिया है आपको? 50 सेंटीमीटर। तो जो साइज निकालने का फार्मूला है ना, साइज निकालने का फार्मूला है ना, व्यास। व्यास का जो फार्मूला है भैया, प्रतिबिंब का व्यास, व्यास का जो हम डी से लिख दें या किसी से लिख दें, ये होता है एफ इंटू थीटा, एफ इंटू थीटा। अब यहाँ पे एफ का मान 50 है, थीटा का मान 0.5 अंश है। अंश को रेडियन में बदल लेंगे तो पाई/180 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये अंश हटा देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है सर। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट कट, पॉइंट से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 पॉइंट, तो ये 25 हो जाएगा थोड़े पाई/180। अब 25 पाई का मान 3.14 कर दो मेरे भाई, 180। जब आप इसको भाग कर देंगे ना भाई, जब आप इसको भाग करेंगे, गुणा करके भाग करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई, आपका जो आंसर आएगा 0.43 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। आप आसानी से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ऑप्शनल वाली सवाल। सब क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? सबको लोग जवाब दीजिए भाई। क्या सब लोग को क्लियर है? तो सब लोग जवाब दीजिए। ठीक है सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। खंड बा में आ गए हैं, खंड बा में हम लोग आ गए हैं, खंड बा में आ गए हैं। ठीक है भैया, क्या सब लोग तैयार हो? यस सर, यस सर, यस सर। अगर तैयार हो तो यस सर बोलो। आपसे कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। पहला प्रश्न आपका क्या है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा जो है किसके पदों में लिखना है हमें?
किसके पदों में लिखना है हमें? तरंग दैर्ध्य के पदों में। तो भैया लेमडा बराबर आपको सबको पता है, अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि लेमडा बराबर क्या होता है। लेमडा बराबर होता है एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के लिख दो या ई लिख दो, 2m के, यही होता है। यही आपकी क्या है? एनर्जी का फार्मूला है मेरे भाई, यही आपके क्या है? एनर्जी का फार्मूला है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? चल अब आइए बढ़ते हैं। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल हमें यहाँ लिखना था, केवल लिख के आगे बढ़ जाओ। 1 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि भाई आप सिद्ध करो। क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल के प्रकाशकरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए sin इनवर्स ए बाई एन से अधिक हो, यानी बड़ा हो। एन अपवर्तनांक है। तो देखो भाई यहां पर हम कह सकते हैं, तो देखो समझ लो इसको भाई, अपन लोग इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 पृष्ठ हैं। कितनी पृष्ठ है मेरे भाई? 2 पृष्ठ है। कितनी पृष्ठ है? 2 पृष्ठ है। ठीक है सर। तो पहली जो है, यहाँ पे इसको हम कलर चेंज करते हैं। पहले जो पहली पृष्ठ है, पहली पृष्ठ मतलब पहली पृष्ठ का अपवर्तन लिख दो, प्रथम पृष्ठ। और करते हैं बढ़िया से। पहले पृष्ठ पृष्ठ का अपवर्तन R1, दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन क्या है? R2 है। तो R1 प्लस जो R2 है, R1 प्लस R2 आपका क्या है? प्रिज्म कोण ए के बराबर होता है। प्रिज्म कोण ए के क्या होता है? बराबर होता है। सबको पता है ये बात, सबको ये बात अच्छे से क्या है मेरे भाई? पता है। ठीक है सर। अब यहां पे होता क्या है? पूर्ण आंतरिक स्थिति में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा तो क्या होगा? देखिए, तो भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जब क्रांतिक कोण जो है R2 के बराबर हो जाए। जब क्रांतिक कोण क्या हो जाए? R2 के बराबर हो जाए। या फिर आप ऐसे कह दो कि जो R2 है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति तभी आएगी जब R2 इज ग्रेटर देन या इक्वल देन क्या हो? C हो। भाई तभी तो होगा। अब तब ये स्थिति होती है, तो इस चीज को हम वहां उठा के रख देते हैं। अब हम R2 को C के बराबर रख लेते हैं। R2 को हम क्या करते हैं? C के बराबर लगते हैं। तो यहां से देखो, तो A बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर सबसे ऊपर से देखो, R1 है, C के स्थान पे हम क्या R2 के स्थान पे C लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या अब चूंकि एक चीज हम जानते हैं, n बराबर क्या होता है? 1/sin C होता है कि नहीं होता है? होता है जी, होता है, होता है, होता है, होता है। क्या ये चीजें होती हैं? यस सर, 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 होती हैं, होती हैं, होती है। ठीक है, ठीक है सर, अगर ये होता है तो अच्छी बात है। तो यहां से हम अगर कहते तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं, ए तो है ग्रेटर देन सी, सी का मान कितना है भाई? देखो यहाँ पे सी का मान, यहां से एक चीज हम और निकाल लेते हैं, सी का कहेंगे तो इसको देखो, इसको यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1/n। ठीक है, या फिर ए इज ग्रेटर देन क्या करेंगे? सी बराबर कहेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, यानी इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। अब यहाँ बराबर चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, एक लाइन मैंने मिस किया, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? देखो भाई मैं तुम्हें समझा देता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ रहे होगे, हमको पता है। ये चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब यहां से मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब होता है n बराबर क्या होता है?
1/sin c, इसको हम कह दें साइन सी बराबर कहेंगे तो 1/n हो जाएगा। दिस एम्प्लॉय अगर हम कहें तो सी बराबर कहेंगे तो साइन इनवर्स 1/n नहीं हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी एक है। अब इक्वेशन एक में जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/n, है ना। यही हमें क्या करना, प्रूफ करना था। और ये बड़ा भी है, ए बड़ा होगा तभी साइन इनवर्स 1/n आपको बनेगा। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे सर R1 कहाँ गया, तो R1 को भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा दो चीजों का योग तीसरी के बराबर होगा तो हमेशा ए ही बड़ा होगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अब गा। समान लंबाई के तांबे के तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ग है, तो व्यास का अनुपात दिया है। आई थिंक क्या दिया है, व्यास का अनुपात। ठीक है, यस। तो जो d1/d2 दिया है वो आपका दिया है मेरे भाई कितना, 2:1 यानी 2/1। तो हमें पता है R1/R2, ये फार्मूला है। R1/R2 बराबर क्या होता है, R2/R1 का होल स्क्वायर होता है। यही चीज व्यास में भी आप लिख सकते हैं, यही चीज को आप क्या लिख सकते हो, व्यास में भी लिख सकते हो। तो व्यास में क्या हो जाएगा, व्यास में क्या हो जाएगा कि d2/d1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और भाई तो R1/R2 क्या हो जाएगा, तो d2/d1 तो हमें नहीं पता है, d1/d2 पता है तो पलट देंगे। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1/4, यानी कि 1:4 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही आपका क्या है मेरे भाई, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या था इसमें देख लेते हैं, एक बारी के लिए पढ़ लेते हैं भाई। क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली तरंग दैर्ध्य को क्या समझते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य से क्या समझते हैं, परिभाषित करना। तो आइए देख लेते हैं भाई। तो देखिए दहली तरंग क्या है, सीधी सी बात है, कह सकते हो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उसे ही क्या बोलते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य। मतलब दहली तरंग ऐसी तरंग दैर्ध्य है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है भैया। तो इतनी आवृत्ति का मतलब इतनी अधिकतम आवृत्ति दो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। ओ सॉरी, दहली तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति इसका उल्टा हो जाए, अगर आवृत्ति अगर आ जाए, मान लीजिए ये तो हो गई हमारी दहली तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति पूछ ले तो बस इतने शब्द बोलना है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। अधिकतम शब्द के स्थान पे न्यूनतम शब्द का प्रयोग करेंगे, आवृत्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगी दहली आवृत्ति, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोनों के डेफिनेशन आप बता सकते हैं। अधिकतम शब्द का यूज करेंगे तो तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम का करेंगे तो आवृत्ति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन चित्र में दिया गया है मेरे भाई। देखो चित्र के द्वारा प्रदर्शित धारा को प्रवाहित हो रही है, अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। नंबर 1 क्या है, प्रत्येक लंबाई के सीधे तार पर, प्रत्येक लंबाई के सीधे तार पर, और कह रहा है फिर त्रिज्या R के कारण। तो देखो ऐसे बना है, अब आप वहां पे जगह मैंने लिया है कि नहीं लिया है, चलिए लिया है। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना देते हैं, क्या कह रहा है देखो, फिगर एक बार मैं बना दे रहा हूँ। चित्र ऐसा है, ठीक है, गोला है, आप समझ लीजिए। अरे यार, ठीक है, आप समझिए। इसकी जो रेडियस है वो कह रहा है कैपिटल R है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस वो R है। इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही दिखाई दे रहा है कुछ, चलिए धारा आपकी ऐसे बह रही है, ये धारा है आपकी I बह रही है। ठीक है, ये है I। अब इसकी जो लंबाई है उसने दे दिया स्मॉल l है, और इसकी भी जो लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, तो भैया पहले में क्या कह रहा है,
पहले में कह रहा, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया हम यहाँ का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, हम यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं उसको हम B1 कहेंगे, और इस वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B2 कह दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ निकालना है। तो देखो B1 और B2 पर यहाँ पे लिख देते हैं, B1 व B2 पर चुंबकीय क्षेत्र B0 होगा, यानी B1 भी 0 है और B2 भी 0 है, कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। सर क्यों 0 होगा, आपको बताना क्यों 0, क्योंकि देखो कि कोई चालक तार है, उस चालक तार पर ही अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालें, इसका मतलब त्रिज्या तो है ही नहीं। त्रिज्या जब है ही नहीं, त्रिज्या का मान 0 होता है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। अब ये आप देखो कह रहा है, फिर दूसरे में क्वेश्चन में कह रहा था कि अर्धवृत्त के केंद्र पर, तो अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसको हम B3 कह देते हैं, या कुछ भी कह दो, B3 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, B3 कह देते हैं। तो देखो एक चीज तो हम तुम्हें पहले बता देते हैं, एक वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र पता है तो अर्धवृत्त का आप आधा कर दो, आ जाएगा। तो वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट आई बटे क्या होता है, 2r होता है। बटे क्या होता है मेरे भाई, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। ये वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन 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 हमें किसका निकालना है, आर त्रिज्या का। अब यहाँ पे जो है रेडियस मेरी है कैपिटल आर है, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 से भाग कर देंगे, यानी आधा कर देंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला मेरे भाई, म्यू नॉट आई बटे 4r टेस्ला, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, केंद्र पर आ गया आपका, यानी B3 टेस्ला, यही आपका आंसर है, बी केंद्र पर। किसी भी तार है, कोई सीधा तार है, उस तार पर ही चुंबकीय क्षेत्र पूछते हैं तो 0 बताते हैं, कि भाई रेडियस तो है नहीं, हम चुंबकीय क्षेत्र को स्मॉल r दूरी पर निकालते हैं, उसमें रेडियस होना जरूरी है। जब रेडियस 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथे चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से इसको कराया है कॉन्सेप्ट वाइज, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या था, जरा देख लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं। ये कई बार एक नंबर में पूछा गया, सारे प्रश्न एक एक नंबर के। कला संबद्ध स्रोत है, तो भैया कला संबद्ध स्रोत उसे कहते हैं जिसमें तरंगों की आवृत्ति और कलांतर क्या हो, स्थिर हो, उसी को हम लोग कहते हैं कला संबंध स्रोत। तो देखो हम लिख सकते हैं कि कला संबंध स्रोत उसे कहते हैं जिन तरंगों की आवृत्तियां समान हो, जैसे 2 तरंग हो, 4 तरंग हो, 10 तरंग हो, इन तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एवं एवं जिनके बीच का जो कलांतर है समय के साथ साथ क्या हो, नियत, समय के साथ उनके कालांतर क्या हो, नियत हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कला संबंध स्रोत कहते हैं। आई थिंक ये दूसरा वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए मेरे भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके चरणों में। पहला प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, यानी गुण लिखना है। 1-2 गुण लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से है, तो 1 नंबर में तो आपको मिल जाएगा कि इसमें डेफिनेशन लिखना है, कम से कम 2 से 3 आपकी विशेषता लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, पहले समझ लो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के जावक्री दोलन करती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जावक्री, साइन की तरह, साइन के ग्राफ की तरह चलती हैं, तो जावक्री दोलन करती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गुण में लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है। दूसरा लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगे ई क्रॉस बी के अनुदिश चलती हैं। इनकी जो दिशा है वो ई क्रॉस बी के क्या है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस दिशा के अनुदिश क्या है, चलती हैं, इसी से इनकी दिशा निकाली जाती है। तीसरा लिख सकते हो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल सकती है। तो इतना भी लिख देंगे, आपको चल जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एल का मान निकालना है। तो भैया देखो क्या क्या दिया है, देखिए पहले तो लिख दो ऊर्जा दी गई है, ऊर्जा दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग यानी एल निकालना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो हम जानते हैं E बराबर होता है क्या, -13.6 बटे एन स्क्वायर, ये फार्मूला है एनर्जी का। तो अभी ई तो दिया है, तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं। एन स्क्वायर बराबर कहेंगे, ये हो जाएगा -13.6 बटे ई का मान दिया है -3.4, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 4, तो यहाँ से एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, एन बराबर कितना हो जाएगा 2 आ गया। साइड में ही हम इसको सवाल को यही कर देते हैं, ठीक है। अब एल बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग NH/2 पाई, NH/2 पाई। तो मेरे भाई देखो n का मान कितना है 2 है, h ठीक है, अब यहाँ 2 पाई ठीक है, 2 से 2 कट गया भैया, क्या बचा h/पाई। h का मान पता है 6.67 या 3 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है। पाई का मान तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है, अच्छे से आपको पता है। जब आप इसका भाग करेंगे देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2.1 पूरे 10 के घाते -34, क्या आ जाएगा जूल सेकेंड। ठीक है भैया, यही आपका क्या हो जाएगा मेरा भाई आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब कह रहा है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संशोषण कैसे करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा एंड तीसरा, एक 3 का पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश के संसूचन कैसे करेंगे, तो मतलब कैसे बताना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश है। चलिए आइए बस लिखना है बस। तो भाई एक चीज आपने पढ़ा ध्रुवण की घटना, ध्रुवण की घटना हर एक बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुने कि किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया को ही ध्रुवण कहते हैं। किसी अध्रुवित प्रकाश को, किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने या ध्रुवित करने की प्रक्रिया को या ध्रुवण में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवण कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, जब किसी पोलराइड पर प्रकाश को गुजारने पर, जब किसी पोलराइड से प्रकाश को गुजारते हैं, तीव्रता में यदि उसकी तीव्रता में अंतर आता है, यदि उसकी तीव्रता में क्या है कोई अंतर आता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित होता है। जब हम किसी पोलराइड पर प्रकाश को आपतित कराते हैं, गुजारते हैं, उस पोलराइड से प्रकाश को जब क्या करते हैं गुजारते हैं, तो गुजरने पर क्या होता है, अगर उसकी तीव्रता में डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो हम कहते हैं प्रकाश ध्रुवित है। प्रकाश ध्रुवित है, यही इसका मतलब है समतल ध्रुवित है। ध्रुवित प्रकाश ही आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। अगर तीव्रता में, यदि तीव्रता में अंतर नहीं आता है, तो प्रकाश क्या हो जाएगा अध्रुवित हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, करके देख सकते हैं। ये चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, करके आराम से देख सकते हैं, चित्र के भी द्वारा इसको आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आप क्लियर हैं। हमें तो बस लिखना था बस वहां पे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखो, कि एक हाइड्रोजन परमाणु में 5 × 10⁻11 त्रिज्या की त्रिज्या है, इसकी कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन का घूर्णन चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। भैया देखो ये सवाल मैंने एक तरह से करा रखी है। आर का मान इतना दिया है, वी का मान इतना दिया है। जब आर और, ध्यान सुनना, जब आर और वेग दे दे, चुंबकीय आघूर्ण पूछे, एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया है कि m बराबर होता है 1/2 EVR। EVR बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। तो 1/2 हो गया, ठीक है। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है भैया। V का मान कितना है, V का मान कितना है 2 × 10⁻6
और आर का मान है 5 × 10⁻11। 2 से ये 2 कट गया, 16×5 = 80 यानी 8.0 × 10⁻। अब घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं भैया। 19 में से 11 जाएगा कितना 19 और 11 माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 30, तो माइनस हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा क्या 30 एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया यहाँ पे 6 भी है, 6 भी है और 6 घटाना भी है, तो यहाँ 6 से घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। ये जान लीजिए कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इतना करना है 2 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप करोगे तो। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास 3-3 नंबर वाले आ चुके हैं मेरे भाई आपके चरणों में। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। मेरे भाई आप प्लेलिस्ट में जाइए, डेरिवेशन की सीरीज मैंने कराई है, चैप्टर नंबर 2 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन कराया है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और कैसे धारिता बढ़ाई जाती है परावैद्युत पदार्थ भर के, क्षेत्रफल को जो है परावैद्युत पदार्थ भर के आराम से जो है इसकी धारिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मेरे भाई, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप कर लेंगे चैप्टर डेरिवेशन सीरीज से आप कर लें, या चैप्टर नंबर 4 में चले जाएंगे वहां चले जाए, डेरिवेशन सीरीज से कर ले, प्ले लिस्ट में जाएंगे डेरिवेशन से, डेरिवेशन, इसको आप डेरिवेशन सीरीज से करें, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या, प्रश्नों उत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4 का खा, खंड आप डाल दीजिएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल में कि दो पटरियां आपस में जमीन से पृथक हैं, ठीक है, इन्हें मिलीमीटर में जोड़ा गया है, ठीक है। जब एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर में पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है सर। दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, चुंबकीय क्षेत्र 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। पटरियों के बीच की जो लंबाई है वो इतनी दी गई है, ठीक है। चलिए तो बस आराम से कर सकते हैं, क्या क्या दिया है जरा लिख लो। वेग दिया है, v बराबर दिए 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम बदल लेते हैं मेरे भाई, 180 गुणे 5/18 कर देते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा 10, और 10 बचे, अरे यार ये कट जाएगा 10 और 10 बचे 50 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया, वेग आ गया, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 0.2 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया है, -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या दिया है, लंबाई दी गई है कितनी, 1 मीटर। तो भैया फार्मूला हमें क्या है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालें, यानी ई कहो, ई का मान निकालना है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक ई कह दो या वी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई कहो या वी कहो यार, ई कहो या वी, वी मतलब यहाँ पे विभवांतर है, वो वाला बेग है जो ऊपर है, ठीक है भैया। ये तो हमने आपको फार्मूला सिखाया है कि v बराबर होता है BVL, याद आया, बवाल, बवाल में b का मान 0.2 इंटू 10⁻⁴ कितना है मेरा भाई, -4, v का मान कितना है 50 है, l का मान है 1, पॉइंट से कट जाएगा तो 5 दूना हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁴, और ये हो जाएगा, पॉइंट से 0 कट गया ना 50 का, ठीक। अब इसको 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, मिली, या 1 मिली कह दो, ये इसी की मिली है ना, 10 मिली, मिली वोल्ट, हो जाएगा मिली वोल्ट। यही आपका क्या है मेरा भाई आंसर है, यही आपका क्या है
3 नंबर की सवाल है मेरे भाई, अगर तुम्हें आ रही तो 3 लाइन भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। तरंगार से क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के सॉरी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने डेरिवेशन की सीरीज में कराया है। डेरिवेशन की सीरीज में चैप्टर नंबर 10 में ये चीज आपको मिल जाएगा, तो भैया आप इसको वहां से कर ले। मैंने 2-3 बार करा रखा है, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। जो डेरिवेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ, वहां से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है भैया, तरंगार क्या है ये भी मैंने बताया, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परिवर्तन अपवर्तन की व्याख्या दोनों कराए, तो आप वहां से इसको करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन हमारे पास है अगला, ग नंबर पीएन संधि डायोड अग्र अवनति में प्रतिरोध 25 ओम है। ठीक है, अग्र अवनति के वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा 2 मिली एम्पियर में परिवर्तित हो जाए। तो भैया इस क्वेश्चन को यही निपटा देते हैं। ये 4 का घा, देखो क्या क्या दे रखा है अपने पास। आर का मान दिया है 25 ओम। ठीक है सर, क्या है 25 ओम, और धारा दी गई आई बराबर 2 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब 10 पावर -3 एम्पियर होगा। V का मान निकालना है, इतना आसान है, तो V बराबर क्या होता है IR, दोनों का मान रख दो, 2 × 10⁻³ और इसका मान 25 गुणा कर दें, 25×2 = 50 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप 50 मिली वोल्ट लिख सकते हो, मिली का मतलब 10 पावर -3। यही आपका मेरे भाई आंसर हो गया। आप सोच के देखो मेरे भाई कि 3 नंबर आपको ऐसे फ्री में मिलने वाले, कुछ भी नहीं किया। देखो कितनी जल्दी सवाल है आपके, बहुत कई बार बहुत आसान सवाल है, यदि आप चुटकी में उड़ा दोगे ये सवाल, देखो खत्म करोगे, खत्म। अब लास्ट सवाल है इसमें, क्या है कि वाटहीन धारा से क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना वाटहीन धारा, पहले सुन लेना ध्यान से। जब किसी परिपथ में शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, ध्यान सुनना, मैं लिख लीजिए आप। जब किसी परिपथ में शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, तो उस परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसी को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। मतलब वाटलेस, शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, तो उस समय जो परिपथ में धारा बहती है उसी को क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। तो फिर एक बार ध्यान से सुनिए, यदि किसी परिपथ में औसत शक्ति क्या हो, शून्य हो, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा को ही क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। ठीक है, आइए इसमें सवाल क्या है कि 15 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 220 वोल्ट के 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ के प्रतिघात निकालना और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो भैया सवाल थोड़ी सी है देखने लायक, तो आइए अपन लोग इसको क्या करते हैं, निपटा देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भैया क्या क्या अच्छा यहीं पे पहले ऐड कर लो, पेज पेज ऐड कर लो भाई। इसको यहाँ पे कर देते हैं, पहले लाइन खींच देते हैं दोनों तरफ। अब तो भाई पता है आपको, एक बात बता दूं, अब जो आपकी कॉपी है ना, जिससे चौड़ी कॉपी आती थी ना, अब आपकी कॉपी जो है चौड़ी कॉपी नहीं, लंबी कॉपी आएगी। तो दूसरी तरफ आपको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। खींचना है तो बहुत बारीकी से खींचना, एक साइड में एक पटरी का खींच लें, दूसरी तरफ नहीं खींचेंगे चलेगा, क्योंकि जो कॉपी आपके आने वाली है, आ गई है इस बार, वो लंबी कॉपी। जैसे पेपर आपका लंबा होता है वैसे कॉपी भी आपकी लंबी रहेगी, इस बार देखने को मिलेगी। जैसे चौड़ी चौड़ी कॉपीज में जो आपने लिखा है उस तरह से नहीं आएगी, कॉपी इस बार चेंज हो चुकी है। ठीक है भैया, ठीक है राजा हरा। तो क्या क्या दिया था डाटा, 15 माइक्रोफैरेड है, तो सी का जो मान है, पहले सवाल तो कौन सा था, 4 का चा है आई थिंक 4 का चा, 4 का अंगा है, ये 4 का घा हमने लगाया था ना, हाँ 4 का अंगा, ठीक है 4 का अंगा। अब अच्छे से प्रश्न उत्तर नंबर डाल के लिख लीजिएगा भैया। सी का जो मान है वो 15 माइक्रोफैरेड है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, 220 वोल्टेज है, V का जो मान है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। ठीक है सर, उसके बाद और क्या मान दिया है, हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज। ठीक है,
हमसे क्या क्या पूछा है, एक्ससी पूछा और आईआरएमएस पूछा है, दो चीज हमसे पूछा है। तो देखो एक्ससी बराबर हम लोग जानते हैं, क्योंकि धारिता दिया इसलिए धारती प्रतिघात निकालेंगे, प्रतिघात बोला है धारती प्रतिघात नहीं बोला है, लेकिन धारिता दे दिया है इसलिए धारती प्रतिघात। एक्ससी बराबर सबको पता है ओमेगा शी होता है, और ओमेगा बराबर का तो 2 पाई एफ शी होता है। यहाँ पे सारा डाटा रखेंगे, 1/2 2 पाई 3.14 और 50, और शी का मान कितना है 15 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 15 दूना 30 और 15, 150 लिख दूं मैं, ठीक है चले। या फिर ऐसे कर दो, 15×5 = 75, 750 हो जाएगा। 750 दूना 1500, सीधा लिख दो 1500 पूरे इन 3.4 इंटू 10⁻⁻6, ये लिख सकते हो। 2 जीरो कट जाएगा, तो 1/15 गुणे 10 के घाते ये हो जाएगा, 10 कितना होगा -4। इसको हम कर देते ऊपर जाएगा तो +4, 4 जीरो हो जाएगा, और 3.14 गुणे 1 सॉरी, समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हैं। 15 दूना 30 करेंगे, और 30 पंक्ति 15 यानी 1500 हो जाएगा, और भाई 10⁴ ऊपर चला गया, 10,000 हो गया। अब नीचे वाले से गुणा कर देंगे। अब क्या करना है मेरे भाई, अब आप देखो भाग कर दो, भाग कर दो, या फिर आप गुणा करके भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर है वो आ ही जाएगा। तो आप इसको जब भाग करेंगे ना, भाग करके लाएंगे मेरे भाई, तो पॉइंट वॉइंट अपना एडजस्ट कर लेना, ये लगभग आपका कितना हो जाएगा 212 ओम, 212 ओम आएगा, यही आपका रहेगा आंसर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, आईआरएमएस। तो आईआरएमएस पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, V/R होता R, लेकिन क्या होगा एक्ससी, V का मान 220 है बट एक्ससी का मान 212, 212 यही तो होगा, है कि नहीं भाई। अब इसको जब आप भाग कर दोगे ना, तो मेरे भाई लगभग आएगा 1 पॉइंट, देखो 1 एक बार जाएगा 0.4 एम्पियर। आप इसको चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एकदम क्लियर है। चलिए आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था, इसमें तो पांचों क्वेश्चन हो गए, 4 का भी सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5 में, 5 में क्वेश्चन चलेंगे। तो देखो भैया 5 वाले क्वेश्चन क्या है, 5 वाला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखी। तो भाई ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र आप बना सकते हो, कक्षा 10 में भी आपको आपने पढ़ा है, आर्मेचर लगा होता है ना, एक आयताकार कुंडली होती है, जिसके बीच में हमने 2 चुंबक के बीच में इसको घुमा के इसकी प्रक्रिया को हम लोग करते हैं। तो चैप्टर नंबर मैंने पढ़ाया भी है और साथ में, और आप इसको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई ये वाला, आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुनिएगा। एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस एक वस्तु एक पर्दे के बीच कहाँ रखी जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कहाँ रखी जाए, ठीक, कि पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है, ठीक है, यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध करना है इतना। तो आइए इसको कर लिया जाए। 5 का खा, क्वेश्चन नंबर 5 का खा करना है। तो भाई देखो एक चीज तो हमें कुछ दिया नहीं है, हमें सब कुछ अपने से करना है, क्योंकि देखो लेंस फार्मूला लगाते हैं, बाई लेंस फार्मूला यहाँ लगाते हैं, बाई लेंस फार्मूला क्या होता है 1/, ये फिर ऐसे कह दो आवर्धन, बाई लेंस फार्मूला थोड़ा सा देर में लगाते हैं, रुक जाओ इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हमें आवर्धन पता है क्या होता है, आवर्धन पता है कि m बराबर क्या होता है v/u, यहां से अगर हम v बराबर निकालेंगे तो m इंटू यू हो जाएगा। v का मान तो हमें पता चल गया,
अब हम और यहाँ लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या है, तो 1/f बराबर 1/v-1/u। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v का मान हम लिख सकते हैं m इंटू यू माइनस 1/u। u कॉमन कर लेंगे भाई, u कॉमन कर लेंगे ना। और जो u का जो मान है वो कैसा होगा, माइनस में होगा। जब u का जो मान है वो कैसे लेंगे, हम माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो u का मान तो हम लोग माइनस में ही लेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u। अब यहाँ से 1/f जो है हमारे पास आने वाला है, 1/u कॉमन कर लेते हैं, तो ये 1/m प्लस 1 बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m m बटे mu हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस m हो जाएगा बटे mu, ये हो जाएगा f। यहाँ से अगर हम f बराबर कहेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, m u बटे 1 प्लस m। एक डाटा तो हमारा f आया गया, एक डाटा हमारा क्या f आ गया। अब थोड़ा हमें और मशक्कत करना है इसमें। अब क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनिए। कह रहा है कि पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। पर्दे तथा एक वस्तु की दूरी क्या है, x है। अब चूंकि भाई यहां से हम कह सकते हैं आराम से कि भाई ये एम यू बराबर क्या है, एम यू बराबर वी है। अब देखो, अगर हम पर्दे पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या x है, क्या है, x है। x में अगर वस्तु की दूरी हम माइनस कर दे तो v के बराबर हो जाएगी। भाई जो v है ना वो हमारा क्या x माइनस यू है, होगा। क्यों होगा, क्योंकि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी x है। x में से जहां पर वस्तु की जो दूरी है u, उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्रतिबिंब की दूरी आराम से पता चल जाएगी। तो v का मान हमें मेरे भाई क्या हो गया, पता चल गया। v का मान हमें क्या हो गया, पता चल गया। तो v का मान हमें क्या हो गया, पता चल गया। तो अब यहाँ भी इसको हम रख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। एम यू बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस यू। यू इधर चला आ जाएगा, u प्लस में हो जाएगा बराबर x। x तो ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे u कॉमन कर लिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, m इंटू हो जाएगा x। ये x का मान आ गया। ठीक है सर, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ से अगर हम u निकालना चाहें तो u बराबर कहेंगे x बटे 1 प्लस m। अब इस मान को, u का मान, इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं। यहाँ पे कह दे रहे हैं u का मान, u का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण u का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर u का मान समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये f हो जाएगा m और नीचे 1 प्लस m है। ठीक है, अब u का जब मान रखेंगे तो क्या होगा, x बटे 1 प्लस m ही है। इसको हम लिख सकते हैं f बराबर क्या हो जाएगा, mx बटे m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक यही सॉल्व करना था। यस, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। चित्र कोई खास बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर चाहो तो मैं बना दूं चित्र और तुम्हें क्लियर हो जाए। एक वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कहाँ रखी जाए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखिए। प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि किसी आध्रुवित प्रकाश परावैद्युत, किसी आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। कह रहे परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न होने करने वाली विधि का वर्णन कीजिए। बहुत आसान है, किसी विधि का वर्णन कीजिए तो आराम से आप कर सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में थीटा कोण पर घुमाने पर किए गए कार्य के सूत्र को निकालना है। तो भैया ये चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर आप चले जाइए 2 में, इसको हमने कराया है। डेरिवेशन की सीरीज में चले जाओ या चैप्टर नंबर 2 में चले जाइए, आपको मैंने इसको कराया, डेरिवेशन की सीरीज में इसको मैंने कराया, तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो सवाल हम कर लेते हैं, उसको करो या अथवा में दिया गया। अथवा में क्या दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों इतनी त्रिज्या और त्रिज्या की कक्षा में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो समतुल्य धारा निकालना। आइए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा, 4 5 का घ का अथवा।
क्वेश्चन है आपका 5 के घा का कौन सा है अथवा। क्या क्या डाटा दिया है? त्रिज्या दी गई है 5 × 10⁻11 मीटर। वेग दिया है 2.2 × 10 कितना दिया है? 6 दिया होगा मीटर पर सेकंड। फिर भी मिला लेते हैं। यस, इतने दिया है। धारा निकालना है, धारा आई निकालना है। तो फार्मूला मैंने सिखाया है चैप्टर नंबर 3 में, QE/2πr। 2πr मान रख दो। क्यू का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। V का मान तुम्हें दिया है 2.2 × 10⁻6। 2 पाई का मान पता ही सबको। R का मान 5 × 10⁻, कितना है? -11। सोल्यूशन करना है मेरे भाई, ये आपको सिर्फ सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन अगर आपने कर लिया तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो भैया आप चाहे तो लगा लेना, काट दे रहा हूं मैं यहाँ पे। 0.8 हो जाएगा। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 0.8 × 2.2, नीचे क्या बच रहा है? 3.14 × 5। पावर सब ऊपर चली जाएगी। ये है -19 और ऊपर आएगी क्या है? 11 -11 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 11 छा 17 हो जाएगा 17। और यहाँ से आप जो है उसको आप भाग कर दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो। पॉइंट से पॉइंट काट दोगे आप, नहीं कटेगा नहीं। 0.8 × 2.8, ये आप गुणा भाग तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पावर से कर दे रहे हैं, पावर यहाँ पे -2। तो भैया इसका आप हमें आंसर जवाब दीजिएगा। इसका कमेंट में आप आंसर फेंक के मारना भाग करके, एकदम आपका सही जवाब आएगा। आई होप कि आप कर लोगे। कमेंट करिएगा जरूर आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधित नियम लिखे। तो किरचॉफ का दोनों नियम लिखना है। किरचॉफ का दोनों नियम सबको पता है। पहला नियम संधि का नियम, जिसे धारा का नियम कहते हैं। संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि को छोड़ के जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। दूसरा वोल्टेज का नियम होता है, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का योग, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये आप लिख देना है बस, ठीक है। थोड़ा सा समझा भी देना, कई बार कराया है तो अब करने की कोई जरूरत नहीं। अब है भैया, ये हो गया। अब है हमारे पास छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है? जो छठा क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप मेरे साथ करने के लिए इसको तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि करना तो आपको ही है। क्या सब लोग तैयार हैं? बोलो जी बोलो। 1 मिनट हमें टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा अंधेरा है हमारे रूम में, हम लाइट चला। चलिए हो गया भैया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास खंड या है। ये 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन है मेरे भाई। प्रश्न में क्या कह रहा है? पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप 14 में चले जाइए, इसका एकदम सेम यही क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया है, तो आप वहां से इसको कर लीजिए। या फिर आपको सवाल करना है तो सवाल मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। सवाल मैं इसको करा दे रहा हूँ, सवाल करा दे रहा हूँ। बाकी इसको आप अच्छे से वहां से कर सकते हैं। 6 का अथवा, देखो भैया क्या क्या दिया है, सिद्ध करना है। बहुत अच्छी सवाल है, इसको आप लगा के जाइएगा भैया। देखिए कह रहा है आपसे, सवाल में क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण वी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, टकराता है। यदि कण नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R हो तो सिद्ध करेगा।
अल्फा कण पर आवेश सबको पता है, एक चीज तो पता है बच्चा, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है मेरे भाई? सबको पता है कि 2e होता है। यस, 2e होता है। अब इसको विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है। विभवांतर से त्वरित किया जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है या कार्य हमारा जो होता है, हम आप इसको थोड़ा सा फील करा के बताते हैं। देखो कार्य ही ऊर्जा में बदले, कार्य बराबर क्या होता है? Q इंटू वी। अब ये कार्य हमारी ऊर्जा में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में, जो आवेश हमारा ई में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? 2e। ये हो जाएगा हमारा क्या? वोल्टेज। ये एक वैल्यू हमारी निकल के आई जो विभवांतर त्वरित किया जा रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की त्रिज्या r हो, तब ऊर्जा निकालने का है। तो यहां लिख सकते हैं क्या? कण की नाभिक के निकटतम निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तब ऊर्जा, यहां करते हैं तो भाई u कहो या k कहो, हालांकि u बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। Q1 तो हमारा क्या होगा? Q1, Q1 तो हमारा एक परमाणु क्रमांक है, Ze होगा। और Q2 क्या होगा? 2e होगा, क्यों? क्योंकि वो अल्फा कण है। और बटे आर स्क्वायर, नहीं r होता है। ठीक, अब यहां से भाई देखो, अब इसको k कहो या ये कहो, ठीक है, हमें क्या चाहिए वेरी भाई? सिद्ध करना, r सिद्ध करना। इक्वेशन इसको एक मान दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दो। ठीक है सर, ठीक है 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 ठीक है। यहाँ पे k का मान हम भर सकते हैं। k का मान कितना है? 2e v है, मान भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं मेरे भाई, आराम से भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर दो यार, है ना, r बराबर अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ऐसे रहने दो, 2e को भी ऐसे रहने दो, बटे क्या होगा? k नीचे चलाएगा। k का मान तुम्हें पता है समीकरण 1 से, देखो k का मान तुम्हें पता है समीकरण 1 से कितना है? Ze तो है ही है, 2e अपना है ही है। k का मान कितना है? 2e v। v क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। v क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। काट, अब यहाँ से देखो आप 2e से 2e तो कट जा रहा है, 2e से 2e पूरा कट गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब r में क्या है? 1/4 का 9 गुणे 10 का घाते क्या होता है? 9 होता है। क्या बचा? Ze बचा, बटे क्या बच रहा है? v बचा, लेकिन प्रूफ क्या करना है? अच्छा, तो यहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन और कर देते हैं। r r तो ठीक है मेरे भाई, 9 इंटू 10⁻9 है, और e का मान रख दो। z में नहीं रखना है, z के रूप में निकाल। e का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। z बटे v आपको साइड में कर दिया हमने, क्योंकि यही तीनों है। और क्या होगा? अब देखो, 16 में 144 यानी 14.4 गुणे 10 के घाते क्या होगा? 19 में से 10 का 14 हो जाएगा, बटे क्या? z बटे, और ये क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 10 को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 14.4 z बटे v इंटू v यहाँ पे, ओहो, v आपको पता है ना यहाँ पे क्या है? v विभवांतर है, इंटू 10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। यही तो हमें लगाना था, यही तो हमें लगाना था। 10 के आते 10 को मैं एंगस्ट्रॉम लिख सकता था। ये सवाल भी आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, 5 नंबर मिलेगा। कुछ खास नहीं, तो एक बार मैंने और इसको करा रखा है। बस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न क्या है। अब ये प्रश्न तो मैंने कई बार करा रखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है,
इसके नियम लिखिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, ये निगमन करना है। तो भैया आप डेरिवेशन की सीरीज में चले जाइए। डेरिवेशन की सीरीज में चैप्टर नंबर 11 में मैंने इसको पूरा क्वेश्चन ही करा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम भी लिखे हैं और इसको सिद्ध भी किया है। आराम से आप पढ़ सकते हैं डेरिवेशन की सीरीज में। डेरिवेशन की सीरीज में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 11 या आप चैप्टर नंबर 11 के चैप्टर में चले जाएं, दोनों में आपको मिल जाएगा। हम अथवा वाला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। वहां तो आपको एक ही करना है। फिलहाल दो समांतर तारों के बीच, यानी दो समांतर तार हैं, ठीक है, ऐसे चित्र बना सकते हो। ये दो समांतर तार हैं, दोनों क्या है, कितनी दूरी पर हैं, परस्पर 0.6 मीटर। यानी इनकी जो दूरी है दोनों तारों की, वो कितनी, आर बराबर कितने, 0.06 क्या है, मीटर, ठीक है। समान दिशा में धारा बह रही, धारा चाहे ऊपर बहा लो चाहे नीचे, धारा बह रही, तो दोनों का मान भी समान है, ठीक है। दोनों के बीच प्रति एकांक लंबाई, यानी लंबाई जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। आप बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है, 3 × 10⁻³ का बल लग रहा है, ठीक है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान, आई एक ही निकलना, दोनों I1 I2 बराबर है। प्रत्येक तार में धारा बहने वाली धारा का मान, ठीक है सर। I1 बराबर I2, दोनों में समान दिशा है तो धारा भी समान बहेगी, यानी I, ये निकाल। तो भैया हमें पता है दो समांतर तार है, इनके बीच लगने वाला जो बल है समान दिशा में बन रहा है, तो भैया इसे बल लगेगा प्रतिकर्षण वाला, नहीं प्रतिकर्षण, हाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, समान दिशा में है, आकर्षण, आकर्षण सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। तो F बराबर फार्मूला होता है μ0/2 इंटू I1 I2 बटे R, यहाँ पे होता है ये L, ठीक। यहाँ हम कर देते हैं इसको, L का मान 1 है तो ये हो जाएगा, अच्छा। F का मान दिया है 3 × 10⁻³ L का मान 1 है, μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷, और 2π नीचे से पहले है। I1 I2 मतलब I² हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, और R का मान 0.06 दिया गया, 0.06 से आपका ये दिया गया है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं जी? अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से हरी अप करो, जल्दी से भाई, सबको आ रहा है बढ़िया से, बोलिए 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 बोलिए। चलिए तो बस सॉल्व कर लो, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 3 × 10⁻³ हो गया, इधर हो गया 2 × 10⁻⁷ हो गया, और इंटू I² हो ही गया, बटे 0.06 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ देखो इंटू I² है, देखो 0.06 है ना, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 6/100, 100 ऊपर जाएगा 10⁻², नहीं ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे क्या लिख सकते हैं 6, ये 6 3 हो जाएगा 18 × 10⁻, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 घात कम हो जाएगी, 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 इंटू I², ये हो जाएगा। अब यहां से हम कर सकते हैं क्या, I² बराबर अगर हम बोलते हैं, I² बराबर कहेंगे, ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ -3 बटे 2 × 10⁻³ -5, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 9 हो जाएगा, 9, I² बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻³ -3 10⁻+ 5 हो जाएगा, तो यानी कि I² बराबर हो जाएगा 9 × 9 ×
10⁻², यानी आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 30 एम्पीयर। यही आपका मेरे भाई फाइनल आंसर 30 एम्पीयर आपका सही जवाब है। देखो आंसर दिया भी गया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अब इसको मैं इसमें से एक सवाल ही मैं कराऊंगा, बाकी थ्योरेटिकल वाला आप तो स्वयं कर ही लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या कर लोगे बोलो हाँ जी, बोलो हाँ जी। चलिए आइए देख लेते हैं सवाल क्या है हम लोग की। आठवीं सवाल, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के कलांतर लैम्डा है, ठीक है, दो तरंगों के बीच कलांतर लैम्डा दे दिया गया, प्रकाश की तीव्रता की के इकाई है, पट्टे के उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी जहां पर प्रथांतर λ/3 है। ठीक है, तो देखो भैया, फार्मूला हमें पता है कि आई तीव्रता का जो फार्मूला होता है, मैं आपको एक बार लिख दूं, आई बराबर होता है क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई, कलांतर है, कॉस फाई क्या है आपका कलांतर है। अब चूंकि फेज डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है, चूंकि फेज जो डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो I1 बराबर I2 बराबर आपकी क्या है आई है, बराबर क्या है आपका आई है। ठीक है, तो यहां अगर हम रखते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई इंटू आई इंटू कॉस फाई, फाई हमें दिया ही अंडर, तो आई हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा आई स्क्वायर यानी 2i हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2i कॉमन है, 2i क्या है कॉमन है, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। अब कास फाई का मान तो दिया है मेरे भाई, कास फाई का मान तो दिया है ना, कितना दिया है सुट, बताइए भैया। λ/3 दिया है, इतना तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। फेज निकालना पड़ेगा हमें, फाई का मान निकालना पड़ेगा, λ/3 दिया है। चलिए आइए निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब चूंकि फाई बराबर क्या होता है, कलांतर फाई होता है ना, दोनों बीच कलांतर लेमडा को क्या कर दिया, फाई बोल दिया। ठीक, जो कलांतर होता है फाई बराबर वो हमारा होता है 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स पथांतर। अब पथांतर हमें दिया है, पथांतर हमें कितना दिया है, डेल्टा एक्स का मान दिया, पथांतर देखो कितना दिया है, देखो पथांतर कह रहा है λ/3 है, तो यहाँ पे लेमडा भाई हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ये से ये कट गया, तो फाइव जो एक्चुअल में आ गया 2 पाई हमारा 3 आ गया। इस मान को हम उठा के समीकरण 1 में रख सकते हैं, इस मान को हम उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर अगर हम रखेंगे तो 2i है ही है, 1 प्लस कॉस 2 पाई/3, काश 120 अंश, काश 120 अंश का मान क्या होता है -1, -1/2, एक में से आधा गया सर आधा बचेगा, एक में से आधा गया सर आधा बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तीव्रता हमारी आई ही आ गई। ओ माय गॉड, तीव्रता हमारी क्या आ गई, आई ही आ गई। तीव्रता कितनी होगी, उस पट्टे के बिंदु पर तीव्रता आई ही होगी, यानी आई उस पट्टे के बिंदु पर तीव्रता क्या होगी हमारी आई ही होगी, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। और ये जो अगला प्रश्न है आपके सामने जो दिख रहा है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन का विवेचन कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये आप चैप्टर नंबर 10 से आप आराम से इसको बढ़िया से निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ये भी मुझे नहीं कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा, नहीं कराऊंगा भाई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल
का वर्णन कीजिए, कराया गया है, सब लोग लिख भी लोगे। इनकी मॉडल की कमियों को बोर ने कैसे दिया, प्लैंक क्वांटम के सिद्धांत से बोर की कमी परमाणु मॉडल की बोहर की सॉरी इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया वो आपको बता देना है, आराम से मैंने कराया है। वो नहीं आ रहा तो ये लिख दो, नाभिक का संगठन। नाभिक का संगठन आप सॉरी नाभिक का वर्गीकरण लिख देना है। आराम से चैप्टर नंबर आप अगर चले जाएंगे 13 में तो नाभिक का वर्गीकरण आपको ऐसे पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा, आप वहां से आराम से कर सकते हैं। और प्रत्येक का उदाहरण देते हुए इसे समझा दीजिए, ये भी बहुत आसान है। ये भी क्या है, आप चैप्टर नंबर जब 14 में 13 में जाएंगे तो मैंने वहां हेडिंग पढ़ाई है, नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक के वर्गीकरण में मैंने पढ़ाया है 3-4 हेडिंग, वो हेडिंग की एक एक उदाहरण भी दिए हैं, तो उसको आप चैप्टर नंबर आप 13 देखोगे तो आपको मिलेगा। जैसे मैंने पहले हेडिंग लिख दिया है, हेडिंग देखते ही आप समझ जाना नाभिक के वर्गीकरण में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। नाभिक के वर्गीकरण में न्यूट्रॉन, समस्थानिक, संभारिक, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, वो चीज आप एक बार वहां से देख लीजिए भैया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप स्वयं कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करते ना, क्योंकि आपको बहुत सारी बार कई बार पढ़ चुके हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि बार बार चैप्टर में करा रखे हैं, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो बता, मैं चैप्टर भी तो बता रहा हूँ, वहां से आप एक बार इसको देख लीजिए। तो भैया ये आज का हमने ये वाला सेट खत्म कर दिया, हम आपकी नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे आपके लिए। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे अगले अनसॉल्व पेपर के लिए। धन्यवाद।